नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी जनक नाम के एक लड़के की है जो कि दिल्ली का रहने वाला था। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। उसके घर वालों ने उसका रिश्ता मेरठ में एक नेहा नाम की लड़की से तय कर दिया। अब वो दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज होने के बाद वो दोनों धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। पहले तो वो नॉर्मल ही बात किया करते, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की अटैचमेंट एक दूसरे के लिए बढ़ती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब वो दोनों एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं सकते थे। पहले जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत थोड़ी बात किया करते, लेकिन अब वो पूरा पूरा दिन और पूरी रात बात कर सकते थे। वैसे ही अब ये दोनों रात को देर रात तक आपस में बात करने लगे थे। और एक रात जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, नेहा फोन पर जनक से कहती है कि मैं अभी आई, मुझे थोड़ा काम है, और फोन को वहीं पर ऑन करके छोड़ जाती है। मतलब कि फोन चालू था उस टाइम, और नेहा कमरे से बाहर चली जाती है। ये आवाज़ जनक ने खुद सुनी थी कि उसने गेट खोला है और वो बाहर गई है, और उसके बाद उसने गेट बंद कर दिया। अब कमरे में कोई भी नहीं था। जनक ने ईयरफोन लगाए हुए थे और वो फोन में कुछ फोटोज देख रहा था। उसे फोन में से तभी किसी के रोने की आवाज सी आने लगी, जैसे कि मानो कोई जानवर रो रहा है। और धीरे धीरे वो आवाज अजीब सी होती जा रही थी। वो आवाज ऐसी लग रही थी मतलब कि कोई हैवान किसी जानवर की बलि दे रहा है और वो जानवर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। यह आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी, जिसे सुनकर जनक एकदम से अंदर तक हिल गया था और उसने एकदम से फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर नेहा ने वापस जनक को फोन किया और उससे कहा कि तुमने फ़ोन क्यों काट दिया। तब जनक ने बताया कि उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया होगा या फिर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसलिए फ़ोन कट गया। फिर वो दोनों दोबारा से बात करने लगे। जनक ने उसे कुछ भी इस बारे में नहीं बताया। फिर वो दोनों पूरी रात बात करते हैं और सो जाते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन और निकलते हैं। इसके बाद जनक और नेहा एक रात फिर से दोनों आपस में बात कर रहे थे। वो रात इतनी ज़्यादा भयानक थी क्योंकि उस रात ना तो कोई आवाज़ आ रही थी बाहर से, क्योंकि वो ठंड की रात थी, ना ही कोई पंखा वगैरह चल रहा था, ना कोई और बाहर कुछ भी आवाज़ नहीं हो रही थी। बिल्कुल सुनसान रात थी। वो दोनों फ़ोन पर आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों की सांसों की आवाज़ भी वो एक दूसरे की सुन सकते थे। बात करते करते जनक को नींद ही आने वाली थी। तभी उस साइड से, यानी कि नेहा की साइड से, किसी की, जैसे ही नेहा बोल रही थी उसके पीछे से जैसे कोई जोर जोर से सांसें ले रहा हो, ऐसी आवाज़ें जनक को आने लगी। ये आवाज़ सुनते ही जनक के एकदम से होश उड़ गए। वो एकदम से बैठ गया और नेहा से पूछने लगा कि तुम्हारे पीछे ये सांस कौन ले रहा है। तब नेहा ने बताया कि मैं रूम में अकेली हूँ और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो तुम्हें ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ मुझे तो नहीं आ रही। जनक ने सोचा कि उसके मन का कोई वहम है, वो बात को इग्नोर कर देता है। अब जनक को वो आवाज़ें, जब भी वो नेहा से बात करता तब वो ये आवाज़ें सुना करता, जैसे कि कोई सांस ले रहा है या फिर उस जानवर के गले काटने की आवाज़। ये आवाज़ जनक को आया करती, लेकिन वो नेहा को बताया नहीं करता। उसको लगता था कि ये उसके मन का वहम है, लेकिन ये उसके मन का वहम नहीं था। अब धीरे धीरे नेहा की आवाज़ भी भारी होने लगी थी। जब एक रात जनक और नेहा आपस में बात कर रहे थे, तब नेहा की आवाज़ एकदम से इतनी ज़्यादा भारी हो गई थी, जिसे सुनकर जनक के रोंगटे खड़े हो गए। उधर से आवाज़ आई कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, वरना मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये सिर्फ मेरी है और मैं इसे किसी की नहीं होने दूंगा। ये आवाज़ सुनकर जनक पूरी तरह से डर गया था। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये सब बोलने के बाद वो एक नॉर्मल आवाज में बात करने लगी। नेहा के नॉर्मल होने के बाद जनक ने और नेहा ने काफी देर बात की। फोन कटने के बाद जनक अब सोच में पड़ गया था। उसको नेहा की चिंता हो रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, नेहा के ऊपर कुछ ना कुछ हावी हो रहा है, वो किसी ना किसी आत्मा के साए में है। इस बारे में सोचते हुए उसे रात को नींद भी नहीं आती।
वो सुबह उठता है और अपने मम्मी पापा को ये सारी बातें बताता है। जनक के माता पिता भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। वो जनक से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, हम 2-4 दिन में जब भी हमारी छुट्टी होगी तब मेरठ चलेंगे उस लड़की के घर पे और वहां पर जाकर बात करेंगे। यह बात सुनकर जनक को अब थोड़ी सी तसल्ली हुई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर दोबारा से वो दोनों आपस में बात करते हैं। और फिर से शाम को नेहा की कॉल जनक को आती है, लेकिन जनक अब फोन उठाने में डर रहा था। लेकिन नेहा बार बार फोन किए जा रही थी। जब जनक ने फोन उठाया तो नेहा उससे गुस्सा हो गई और उससे बात नहीं की। जनक ने उसे बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद नेहा मान गई और वो दोनों आपस में बात करने लगे। काफी देर बात करने के बाद जनक को एहसास हुआ कि वही सांस लेने की आवाज नेहा के पीछे से फिर से आने लगी है। वो जैसे ही सुन रहा था तभी नेहा की तरफ से एक आवाज और आई कि तुझे कहा था ना कि इससे दूर रहे, इस लड़की से बात मत कर। यह बात सुनते ही जनक पूरी तरह से डर गया था और वो फोन पे ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब जनक ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तब नेहा की तरफ से फोन पर कुछ अजीब सी हरकतें होने लगी। मतलब जनक को ऐसा लग रहा था कि वो जो फोन से दूसरी साइड है, यानी कि नेहा के पीछे जो भी है, नेहा के ऊपर जो हावी हुआ है, वो अब हनुमान चालीसा सुनकर वो विचलित हो रहा है। इसके थोड़ी देर बाद नेहा नॉर्मल हो गई और वो जनक से कहने लगी कि तुम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो। तब जनक ने उसे कहा कि उसकी आवाज मैंने फिर से सुनी थी, वो आया था, तुम पर सच में कोई चीज हावी हो रही है, तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया है, तुम पर कोई शैतान है। यह बात सुनकर नेहा ने कुछ उसको जवाब नहीं दिया, उसने फोन काट दिया। तब जनक को एहसास हुआ कि उसने नेहा का दिल दुखा दिया है। तब वो दोबारा से नेहा को कॉल करता है, लेकिन नेहा फोन नहीं उठाती। ऐसे करके 2 दिन तक उसकी नेहा से कोई बात नहीं होती। फिर एक दिन जनक लगातार नेहा को फोन करता रहता है। तब नेहा ने फोन उठाया। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन उस साइड से रोने की आवाजें आ रही थी। तब जनक ने नेहा को सॉरी बोला और उसे माफी मांगने लगा। नेहा ने उसे माफ कर दिया। तब जनक ने उससे ये सारी बातें दोबारा से बताई और नेहा ने कहा कि हाँ, मुझे पता है मेरे ऊपर एक शैतान है, मेरे घर वालों ने इसका इलाज भी करवाया है। वो पहले चला गया था, लेकिन पता नहीं अब कैसे आ गया है और ये मेरी शादी कहीं होने नहीं देता। जहाँ मेरा पहले रिश्ता चल रहा था वहाँ पर भी इसने ऐसे ही किया और उसके घर वालों ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। इस वजह से अब मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें भी ना खो दूं। यह बात सुनकर जनक भी थोड़ा भावुक हो गया और उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम कल तुम्हारे घर पर आ रहे हैं। यह बात सुनकर नेहा भी थोड़ी खुश हो गई। फिर अगले दिन सुबह जनक की फैमिली नेहा के घर के लिए निकलती है। नेहा के घर मेरठ पहुंचने के बाद वो दोनों फैमिली चाय पर डिस्कस करती है और एक दूसरे से इस बारे में बात करती है। फिर नेहा के घर वालों ने कहा कि हमने इसको पहले जहां दिखाया था हम वहां पर इसे दोबारा दिखाएंगे। ये पहले तो ठीक हो गई थी, लेकिन पता नहीं वो शैतान वापस कैसे आ गया और हम दोबारा से इसे वहीं पर दिखाएंगे और भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तब जनक के घर वालों ने कहा कि हाँ, हम भी चाहते हैं कि ये जल्दी ठीक हो जाए और हम चाहते हैं कि शादी से पहले ये सब ठीक हो जाए तो अच्छा है। और शाम तक बात करने के बाद जनक की फैमिली वाले वहां से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में ही जनक की फैमिली वालों को फोन आता है कि उनकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, तो आप घर पर यानी कि मेरठ वापस आ जाइए। फिर जनक की फैमिली वापस से उसके घर पर पहुंचती है। घर पर जाकर देखती है तो घर का माहौल बहुत ज्यादा भयानक हो रखा था, क्योंकि जैसे ही जनक की फैमिली नेहा के घर में एंटर करती है तो वहां पर बहुत ज्यादा खामोशी थी। घर में चारों तरफ सामान टूटा हुआ पड़ा था, कहीं कांच के टुकड़े, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, सब तरफ सामान बिखरा हुआ था। घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जनक की फैमिली नेहा के कमरे में जाती है। वहां पर नेहा की ऐसी हालत देखकर उसके घर वाले एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि नेहा बिल्कुल पागल सी हो रखी थी। नेहा को 2-3 जनों ने पकड़ा हुआ था। वो चिल्ला रही थी, वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2-3 जनों पर भी वो काबू नहीं हो रही थी। तब नेहा की फैमिली वालों ने जनक की फैमिली वालों से बताया कि जब तुम लोग यहाँ से चले गए थे तब वो शैतान इसके अंदर आया था और उसने कहा कि अगर ये दोबारा से उस लड़के के साथ दिखाई दी तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। यह बात सुनकर जनक की फैमिली वाले भी थोड़ा घबरा गए थे। इसके बाद नेहा को पकड़कर सबने गाड़ी में बैठाया और जहां पर उसका इलाज चल रहा था उसी मौलवी के पास उसे लेकर गए। वहां पर जाते ही मौलवी ने इन्हें बैठने के लिए कह दिया, क्योंकि उससे पहले 2 लोग और थे जिनके ऊपर शैतान का साया था। उनको फ्री करने के बाद जब नेहा का नंबर आया, उनके
मतलब कि नेहा की फैमिली के कुछ बताने से पहले ही नेहा को मौलवी ने एक कुर्सी पर बैठा दिया और उसके ऊपर सफेद चादर ढक दी। सफेद चादर ढकने के बाद मौलवी ने वहां पर कुछ मंत्र पढ़े और नेहा से कहने लगा कि तुझे मैंने मना किया था, तू फिर से वापस यहाँ पर क्यों आया है। तब नेहा के अंदर से वही जो वो फोन पर आवाज सुनता था, यानी कि जो जनक फोन पर आवाज सुनता था, उसी आवाज में किसी ने कहा कि मैं तो चला गया था, लेकिन इस लड़के की वजह से मैं वापस आ गया और मैं इसे अब अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये आवाज सुनकर जनक भी डर रहा था और नेहा उस सफेद कपड़े के अंदर से जनक को घूरे जा रही थी। मौलवी ने काफी देर शैतान से बात की, लेकिन शैतान मौलवी की बातें नहीं मान रहा था, जिससे मौलवी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और मौलवी ने उस लड़की के बालों में कुछ गांठें मारी और अपने हाथ में जल लिया और वो उसके मुंह पर मारने लगे। थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया, मतलब कि वो शैतान शांत हो गया। अब जैसा मौलवी कह रहे थे शैतान वैसा ही कर रहा था। उन्होंने देखा कि मतलब कि जनक की फैमिली ने और नेहा की फैमिली ने देखा कि नेहा के अंदर से एक काला साया उठकर वहां पर रखे एक सफेद कपड़े में जाकर समा गया। यह देखकर वो भी दंग थे और नेहा जहां पर बैठी थी वहीं पर बैठे बैठे वो नीचे गिर गई। इसके बाद नेहा की फैमिली वाले उसे उठाने के लिए आगे आ रहे थे, तभी मौलवी ने उन्हें रोक दिया और उसे कहा कि इसको पड़ा रहने दो। इसके बाद मौलवी ने उस शैतान से बात की और उस शैतान से मौलवी ने कहा कि अगर तू इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। मौलवी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। थोड़ी देर बाद नेहा ने अपनी आंखें खोली। मौलवी ने कहा कि नेहा अब ठीक है, आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं। नेहा को वो घर ले आए थे। अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। नेहा को घर छोड़ने के बाद जनक की फैमिली भी अपने दिल्ली के लिए निकल गई थी। अब वो दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन उस दिन के बाद से जनक की नेहा से ढंग से बात नहीं हुआ करती। वो अब जनक को हाँ या ना में जवाब देती और 1-2 मिनट ही बात करती। अब जनक को ऐसा लग रहा था कि नेहा बिल्कुल बदल चुकी है। जनक ने इस बारे में नेहा के भाई से भी बात की। नेहा के भाई ने बताया कि वो अभी तक गया नहीं है। नेहा के अंदर वो शैतान अभी भी आ जाता है और वो नेहा को काफी तंग करता है। नेहा रात को भी कई देर तक बाहर बैठी रहती है, वो किसी से बात भी नहीं करती, वो खाना पीना भी छोड़ देती है। ये सब सुनकर जनक को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो अभी तक ठीक नहीं हुई और नेहा का इलाज अभी भी उस तांत्रिक के पास चल रहा था। लेकिन जैसा सोचा था उससे उल्टा ही हो गया, क्योंकि वो शैतान नेहा को अपने साथ ले गया। नेहा की मौत हो गई थी। इसके बाद दोनों फैमिली वाले टूट गए थे, क्योंकि जनक की फैमिली ने भी नेहा को अब अपनी बहू मान लिया था। वो उसे अपनी बेटी मानते थे, लेकिन दोनों परिवार में अब एकदम से मातम सा छा गया था। वो दोनों हंसते खेलते परिवार एकदम से शांत हो गए। जरूरी नहीं है कि हर कहानी की एंडिंग हैप्पी हो। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।